गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट याद है आप लोगों को? क्या थी स्टेटमेंट बताओ। हाँ बोलो 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 बोलो, आगे बढ़ाओ उसको। हाँ, कित इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, अच्छा चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। हिस्ट्री याद है क्या था गॉस लॉ? गॉस लॉ रिगार्डिंग था फ्लक्स के, मैंने बोला गॉस ने ना फ्लक्स के बारे में बताया था कि फ्लक्स क्या है, ठीक है ओके। फ्लक्स डायरेक्टली अब हुआ क्या, ये बताना चाह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए, बट ये मैथमेटिशियन है तो वो न्यूमेरिकल टर्म्स में बात करेगा, ठीक है ओके। वो किसी मैग्नीट्यूड या किसी उससे मतलब नहीं, उसको न्यूमेरिकल में बात करेगा कि किसी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई। हाँ? तो उसने कैलकुलेशन करी किसकी, फ्लक्स की। फ्लक्स का जो फॉर्मूला बना तो वो हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्या बन गया था, E टाइम्स A cos थीटा। क्योंकि हमने देखा फ्लक्स जो है ना, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बात हो रही गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नंबर्स है उनकी कैलकुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया से, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो ई पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। जैसे देखो एक छोटा चार्ज है, एक छोटे चार्ज से जो फील्ड लाइंस आ रही होंगी इनकी कुछ नंबर्स होंगी, जैसे 10 नंबर्स आ रही है। अगर मैं चार्ज को डबल कर देता हूँ, ट्वाइस कर देता हूँ चार्ज को, बताओ अब नंबर्स वही फील्ड लाइंस देखो किसी पर्टिकुलर एरिया से, यहाँ एक एरिया लिया, एग्जैक्टली सेम एरिया मैंने यहाँ लिया था, इससे 4 लाइन आ रही थी, इससे लाइंस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। हमने फील्ड लाइंस में भी देखा था कि फील्ड नंबर्स और फील्ड लाइंस बढ़ जाती है अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या सुनो। अब मुझे बताओ अगर मैं सेम चार्ज लेता हूँ, पहले यहाँ से 4 लाइनें आ रही थी, अगर इसका एरिया डबल कर देता हूँ ऑलमोस्ट, तो एरिया डबल करने पे क्या होगा बताओ, एरिया डबल करने से फील्ड लाइंस क्या ज़्यादा पास होंगी कि नहीं होगी, तो इससे फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास हो जाएंगी ना। तो पहले 4 लाइन्स पास हो रही थी, अब 4 से ज़्यादा पास हो जाएंगी। देखो जो और लाइन है, देखो जो लाइन है ये जो यहाँ जा रही थी 4, वो तो पहुँचेगी, कुछ और भी जो निकल रही होंगी वो भी सारी पहुँच जाएंगी उससे। क्या क्लियर है ये बात समझ में आ रही? तो मतलब एरिया बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा बेसिकली। तो फ्लक्स का जो कनेक्शन है वो E इंटू ए कॉस थीटा। और फिर हमने बात करी थी इस एरिया कैसे रखा हुआ उस पर भी डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था। लास्ट क्लास ये भी देखी थी हमने, एरिया कैसे रखा हुआ उस पर भी डिपेंडेंसी होती है इसकी। एरिया, तो वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन याद है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर को लेते थे हम लोग, परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेते थे किसी एरिया पे। जैसे कोई एरिया है, ये एरिया, इस एरिया पे एरिया वेक्टर दिखाना है तो ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इस साइड को हो सकता है या मेरी साइड को हो सकता है, या सुनो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हम लोग इसने स्टेटमेंट दी फाई इज इक्वल टू ई टाइम ए कॉस थीटा, ये तो हो गया। तो इसने बोला, जनरली बोला था स्टेटमेंट ये थी कि फाई प्रोपोर्शनल टू क्यू, ये कहानी है कि फाई क्यू पे प्रोपोर्शनलिटी रख रहा है, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो क्या आ गया यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट। तो देखो फाई क्यू पे डिपेंडेंसी तो रख रहा होगा, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ से कोई चार्ज रखा मैंने पानी में रखा हुआ, पानी में से 4 लाइनें मेरे पास पहुंच रही थी इस एरिया से, क्लियर। हो सकता है एयर में कुछ और लाइनें पास हो पा रही हो मेरे पास, क्लियर, एयर में कुछ और फील्ड लाइंस पास हो रही हैं सेम एरिया से बेसिकली। तो फ्लक्स की कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी, सेम चार्ज है, सेम चार्ज क्यू चार्ज लिया मैंने यहाँ पे भी, एक केस में मेरे पास फ्लक्स आया 10 और दूसरे केस में 15 आ गया, तो फ्लक्स तो सेम आना चाहिए था, सेम चार्ज होने पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कुछ केसेस चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसकी वजह से कोई एक और कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे जो इम्पैक्ट को बता रहा है। जो गड़बड़ हो रहा है उस गड़बड़ को मैनिपुलेट करने के लिए एक कांस्टेंट आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं बताओ, उसको एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट आपको पता है मीडियम का कांस्टेंट है, मतलब पानी में डालने पे अलग चीज़ इसकी वैल्यू अलग होगी, एयर में कुछ अलग वैल्यू होगी, तो उससे डिपेंडेंसी रख रही है। तो उसने ये चीज़ें देखी कि मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू को हटाया हमने तो एप्सिलॉन नॉट, तो अब ये बन के देखो फ्लक्स इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। तो एक्चुअल स्टेटमेंट को ऐसे लिखता हम स्टेटमेंट को कि जैसे उसने स्टेटमेंट बोला, तो गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द क्यू, कि वो कितना क्लोज उस एरिया से, क्लोज एरिया जैसे कोई लिया मैंने, यहाँ कोई क्यू चार्ज है, इससे कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, तो इससे फ्लक्स बाहर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस क्लोज एरिया से। बेसिकली किसी क्लोज एरिया में मार्क करना हमने, तो उससे कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बस ये स्टेटमेंट था। पर स्टेटमेंट समझ में आया कहाँ से आया, तो स्टेटमेंट क्यू पे प्रोपोर्शनलिटी वाला था, वहाँ से ये स्टेटमेंट बना। अब ये पता है हमें फ्लक्स का ये भी फॉर्मूला है ना, तो मैं लिख सकता हूँ E इंटू ए कॉस थीटा,
ए इंटू ए कॉस थीटा को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू फाई। ये तो फाई है फ्लक्स। और फाई को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये न्यूमेरिक वैल्यू है फील्ड लाइंस की, ये कैलकुलेशन में है। तो फ्लक्स जब निकाल रहे होगे ना, तो फ्लक्स में मतलब फील्ड नंबर्स कितने आए ना, कितने लाइंस आई, वो कैलकुलेशन होगी। तो मैंने बोला ये मैथमेटिशियन था, इसने न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बताया। बाद में इस फॉर्मूले को आगे आपको पता है कि मैक्सवेल ने बहुत ज़्यादा यूज किया इसका, याद है आपको, हमने पढ़ा था मैक्सवेल वाले क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन में ये भी तो था, गॉस लॉ भी तो था। तो उसने ये आउटकम बताया डायरेक्टली। इतने तो मैथमेटिक्स करके दी उसने फिजिक्स के इम्पैक्ट निकाले उससे बाहर, जो भी इम्पैक्ट थे उसके फिजिक्स के। क्या ये क्लियर हो गया? तो ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू फाई, ये हमारा गॉस लॉ है, ये स्टेटमेंट है गॉस लॉ की। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं जल्दी से।